हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस क्लास। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम जानेंगे हमारे एमसीक्यूज़ के बारे में। तो थोड़ा सा रैपिड फायर में रहेगा, जल्दी जल्दी से करेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन अस आवर टेलीग्राम ग्रुप, हमारे जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए। तो चलिए गाइस, हम लोग पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। सो फाइन गाइस, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट अमेंडेड द प्रायम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। तो ये है 44th अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 44वां संविधान संशोधन। अगला आता है 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन। 56th अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट हैज़ नेवर बी अमेंडेड, यानी कि आज तक इसे कभी भी संशोधित नहीं किया गया है। तो दोस्तों क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट एज द प्रायम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो करेक्ट आंसर जो है, प्रस्तावना में चेंज 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए थे। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, एक धर्मनिरपेक्षता, याद रखिएगा धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, ठीक है अखंडता, और पहला वर्ड जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्षता, दूसरा वर्ड जोड़ा गया था अखंडता, और तीसरा वर्ड जो जोड़ा गया था वो क्या जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो 1970 ये सब चेंजेस करे गए थे 42वें संविधान संशोधन में। अगला सवाल आता है, इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द रियल पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन। मतलब भारत सरकार की संसदीय स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियां किस में निहित होती हैं? पहला आता है प्रेसिडेंट में निहित होती हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश में निहित होती हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद में होती हैं, या संसद यानी कि पार्लियामेंट में निहित होती है। तो यहाँ पे है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, बेटा याद रखिएगा हमेशा पार्लियामेंट में निहित होती हैं। एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? इसमें हमेशा प्रेसिडेंट के में होती हैं, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमेशा प्रेसिडेंट में होंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस में होंगी? प्रेसिडेंट में होंगी, ठीक है। पर लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किस में होंगी? वो हमेशा होंगी किस में? पार्लियामेंट में। सो वेल आई होप कि आपको समझ आया होगा ये, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल आता है, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से ली गई है, साउथ अफ्रीका से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यूएसए यानी कि अमेरिका से ली गई है, ठीक है। याद रखेंगे कहाँ से ली गई है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से बेसिकली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को लिया गया है। तो करेक्ट आंसर इज द अमेरिका। ओके गाइस, तो ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, मौलिक अधिकार भी कहाँ से लिए गए हैं? ये भी अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों को भी अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में आते हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। आगे आता है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, 5th शेड्यूल या प्रायम्बल? तो प्रायम्बल करता है, इसीलिए सेकुलर का मतलब होता है कि इंडिया में आई ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल धर्म इक्वल, संविधान की नज़र में हर धर्म एक बराबर है, ठीक है। तो ये प्रस्तावना में दिया गया और इस वर्ड को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, याद रखेंगे 1976 में। डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में आते हैं। इसमें 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल दिए गए हैं। ये संविधान के भाग 3 में आते हैं, 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल दिए गए हैं। ओके, व्हेन वॉज फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑन चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूटेड। चिल्ड्रंस के लिए कब किया गया था? 2006, 7, 8, 9। तो यहाँ पे अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन बोल रहा है when was the first parliamentary form of government when was the first parliamentary forum on children constituted। बच्चों के लिए पहली पार्लियामेंट्री फोरम कब बेसिकली गठित करी गई थी?
ठीक है, फॉर द चिल्ड्रंस। तो गाइस चिल्ड्रंस के लिए कब करी गई? तो ये जो चिल्ड्रंस के लिए करी गई थी ये 2006 में करी गई थी, इस बात को याद रखेगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। तो अब हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन में। सो वेल आई होप गाइस कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें डेफिनेटली क्लियर हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे की चीज़ों में मूव आउट करेंगे। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें डेफिनेटली क्लियर हो गई हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला गया था, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो यहाँ पे ये सवाल काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ये बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय और अन्य मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय की जब हम बात करते हैं तो उसके बारे में हमें कुछ फैक्ट्स भी पता होने चाहिए, है ना। तो ये बात यहाँ पे याद रखिएगा, कुछ फैक्ट्स हमें ज़रूर पता होने चाहिए। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट नियुक्ति करते हैं। कौन नियुक्ति करता है? प्रेसिडेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और यहाँ पे मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो बॉडी होती हैं जो संविधान में मेंशन की गई हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं जिन्हें संविधान में लिखा गया है, यानी कि दोज बॉडी विच इज़ मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है यानी कि मेंशन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आर दोज बॉडी विच इज़ मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जितनी भी बॉडी होती हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा हेडेड होती हैं। याद रखिएगा ये जितनी भी बॉडी होती हैं ये हमेशा प्रेसिडेंट के द्वारा ही हेडेड की जाती हैं। सो वेल आई होप गाइस कि आपको मेरी बात डेफिनेटली क्लियर समझ आ गई है। तो चलिए ओके, तो ये बात आपको डेफिनेटली क्लियर समझ आ गई होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो चलिए ओके फाइन गाइस, तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और आगे की चीज़ों में बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर है डेफिनेटली। तो आगे हम लोग बेसिकली बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन में मूव करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट, ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हेडेड होती हैं। बल्कि कुछ स्टेटुअरी बॉडीज़ भी होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टेटुअरी बॉडीज़ या वैधानिक निकाय वह निकाय होते हैं जो भारतीय संविधान में नहीं लिखे गए हैं, यानी कि विच इज़ नॉट मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्हें भारतीय संविधान में नहीं लिखा गया। ये हमेशा पास्ड बाय द पार्लियामेंट होते हैं, याद रखिएगा पार्लियामेंट से पास होते हैं, पास बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते हैं और ये जो होते हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, अब बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हो गई है तो छोटी मोटी चीज़ें इसके बारे में भी जान देते हैं। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्टेबलाइजमेंट हुआ है। अगर आपसे आरबीआई का अधिनियम पूछता है कि आरबीआई का अधिनियम बताइए तो 1934 आरबीआई का अधिनियम है। आरबीआई में मतलब आरबीआई का हेड ऑफिस मुंबई में पड़ता है। कई बार पेपर में सवाल आता है कि आरबीआई किस मतलब आयोग की या फिर किसकी रिकमेंडेशन पे बना है, तो ये रॉयल कमीशन की रिकमेंडेशन पर बना है। रॉयल कमीशन किसकी रिकमेंडेशन पे? रॉयल कमीशन की रिकमेंडेशन पे बना है। रॉयल कमीशन इज़ ऑल्सो नोन एज हिल्टन यंग कमीशन। रॉयल कमीशन को हिल्टन यंग कमीशन भी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। रॉयल कमीशन को हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके गाइस, तो रॉयल कमीशन इज़ ऑल्सो नोन एज हिल्टन यंग कमीशन। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन बने थे? तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ बने थे, ये भी याद रखिएगा। सर ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर बने थे। तो क्वेश्चन एक है और आंसर अनेक है। इसके साथ गाइस एक चीज़ और आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे कि राखी मैम के पास। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो आगे चीज़ों को देखेंगे।
इसके बाद सर ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले, आज तक आरबीआई की हिस्ट्री में कोई भी फीमेल गवर्नर नहीं बनी है, याद रखिएगा, कोई भी फीमेल गवर्नर नहीं बनी है, पर डेप्यूटी गवर्नर बनी है। 3 डेप्यूटी गवर्नर्स बनी हैं आरबीआई की हिस्ट्री में। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक का नाम था केजी उदेशी, याद रखिएगा, केजी उदेशी, श्यामला गोपीनाथन, श्यामला गोपीनाथन, ठीक है, गोपीनाथन, ठीक है, श्यामला गोपीनाथन एंड उषा थॉरट, उषा थॉरट। तो ये आरबीआई की स्थिति में केजी उदेशी, श्यामला गोपीनाथन एंड उषा थॉरट, तो ये 3 बेसिकली बनी हुई हैं फीमेल। आरबीआई का द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कई बार पूछता है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, तो यानी कि नेशनलाइजेशन। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन जब किया गया है, तो इतना सभी को समझ आ गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन बोलता है विच, ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है, यानी कि उसकी क्या पावर होती है सर्वोच्च न्यायालय की। तो बोला गया ओरिजिनल एंड अपीलेट जुडिक्शन, मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। अभी ठीक है, उदित ललित करंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, यूयू ललित, ठीक है। तो यूयू ललित अभी करंट में हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी करंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट पे है। तो इसका क्षेत्राधिकार अपीलीय और ओरिजिनल जुडिक्शन का होता है, मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार। दूसरा आता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस, तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। एडॉक जजों की नियुक्ति करना भी सुप्रीम कोर्ट का ही मतलब पावर है उसको। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा कर सकता है या ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चे देखिए, न्यायिक समीक्षा या जुडिशरी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमारे संविधान में ली गई हैं वो अधिकतर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, ठीक है, यूएसए के, क्योंकि जब संविधान बना था तो कुछ चीज़ें यहाँ से उठाई, कुछ यहाँ से उठाई, कुछ यहाँ से उठाई, इसी तरीके से छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर से उठा ली गई थी जब भारत का संविधान बना था, ठीक है। तो जब संविधान बना तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से उठा ली गई, तो जुडिशरी रिव्यू भी उसी का एक पार्ट है, याद रखिएगा। ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर है। साथ ही साथ भारत का संविधान बनाने में बहुत समय लगा था, क्योंकि भारत का संविधान को बनाने के लिए 60 कंट्री का संविधान पढ़ा गया था, पता है आपको, 60 कंट्रीज़। साथ में इसमें जो खर्चा आया था वो तकरीबन 64 लाख रुपए का खर्चा आया था भारतीय संविधान को बनाने के लिए। और साथ ही साथ 60 कंट्री का संविधान पढ़ा, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, 18 डेज, 18 दिन का बेसिकली इसमें समय लगा था। 2 साल 11 महीने 18 दिन का टोटल टाइम पीरियड लग गया था इसको बनाने में। सो वेल, आई होप आपको समझ आ गई होगी जहाँ तक। और हाँ, भारतीय संविधान बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। बनके जल्दी तैयार हो गया था, लागू बाद में कर दिया गया था। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी, एनी क्वेश्चंस एंड डाउट्स, सो प्लीज़ टेल मी कि मैम नहीं समझ आया है, क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बी वेरी फ्रेंकली गाइस कि अगर किसी को कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ बचती है, तो आप बड़ी ही आराम से, बड़े ही प्यार से हमसे पूछ सकते हैं कि मैम नहीं समझ आया, दोबारा बता दीजिए या व्हाटएवर। ओके गाइस, तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड कंपोजिशन एंड जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 137 से 141, आर्टिकल 144, आर्टिकल 126, आर्टिकल 124। तो जो रिलेटेड है वो है आर्टिकल 124। 124 में सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और उसका क्षेत्राधिकार दिया गया है। आपको पता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है या जुडिशरी, जिसको आप न्यायपालिका कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यायपालिका। न्यायपालिका भारतीय संविधान का तीसरा पिलर होता है, पता ही होगा आपको, ठीक है। 3 पिलर होते हैं, एक होती है विधायिका जिसे आप लेजिस्लेटिव कहते हैं, ठीक है, विधायिका। दूसरी होती है कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, दूसरी है कार्यपालिका, और तीसरी जो होती है वो होती है न्यायपालिका, ठीक है। तो एक तो हो गई क्या, विधायिका लेजिस्लेटिव, एक हो गई कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और एक है न्यायपालिका। न्यायपालिका को कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है।
कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, कस्टोडियन का मतलब होता है संरक्षक। एक्चुअली होता क्या है कि जो विधायिका होती है उसका काम होता है मेकिंग लॉ, कानून बनाना। विधायिका ने अपना कानून बना दिया। अब विधायिका ने जब कानून बना दिया तो कार्यपालिका का काम है कि जो भी कानून इसने बनाया है उसे लोगों में मतलब एग्जीक्यूट कराना। पर न्यायपालिका ये देखती है कि इन दोनों ने मिलकर जो भी कानून लाए हैं या लागू करा रहे हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वो सही है कानून। ठीक है, उससे किसी भी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, किसी को भी किसी प्रकार की कोई ठेस तो नहीं पहुंच रही है। ठीक है, अगर वो कानून सही होगा तभी वो लागू होगा, अदरवाइज वो लागू भी नहीं होगा। तो किसी को भी कोई ठेस का वगैरह वगैरह उससे नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो ये न्यायपालिका का काम है, इसीलिए न्यायपालिका को कस्टोडियन कहा जाता है, कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायपालिका हमेशा इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि स्वतंत्र होती है। क्या होती है? स्वतंत्र। और स्वतंत्र न्यायपालिका का जो फीचर लिया गया है ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका हमेशा स्वतंत्र होती है और स्वतंत्र का जो फीचर लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया है। तो याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से जुडिशरी रिव्यू भी लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू को क्या कहते हैं हिंदी में? इसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। न्यायिक समीक्षा का भी जो फीचर लिया गया है, याद रखिएगा, न्यायिक समीक्षा का भी जो फीचर लिया गया है ये भी अमेरिका से यानी कि यूएसए से लिया गया है। ठीक है, तो यूएसए से ये सारे फीचर्स बेसिकली लिए गए हैं। अगला सवाल आता है, द नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन यानी कि एनजेएसी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। राष्ट्रीय न्यायपालिका नियुक्ति आयोग में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं। यानी कि जो राष्ट्रीय न्यायपालिका नियुक्ति आयोग होता है उसमें टोटल कितने लोग शामिल होते हैं? ये मतलब राष्ट्रीय न्यायपालिका नियुक्ति आयोग जहाँ से न्यायपालिका की नियुक्ति होती है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सुप्रीम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम जजेस होते हैं यानी कि न्यायाधीश होते हैं। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, केंद्रीय कानून मंत्री और न्याय मंत्री होते हैं, या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी होते हैं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर यही है कि उपरोक्त में इसमें सभी होते हैं। जो देखिए अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी भी होती है और बहुत सारी कमेटीज़ होती हैं। इसी तरीके से एक आयोग होता है जो जुडिशरी से संबंधित है, इसमें सारे आते हैं। मिस्टर M.S. ठाकुर इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। T.S. ठाकुर, T.S. ठाकुर कौन से नंबर के चीफ जस्टिस थे? 41st थे, 42th थे, 43rd या 44th? तो ये 43rd चीफ जस्टिस थे, यानी कि तीसरे नंबर के चीफ जस्टिस रहे हैं T.S. ठाकुर। ओके, अगला सवाल आता है, ओके गाइज, तो फाइन, आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, जहाँ तक मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपको क्लियर है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद यही है कि ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलो कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमें शायद मतलब मैं आपको बताना चाह रही थी वो हम बात करते हैं। दोस्तों आपने रेट्स के बारे में सुना है? किसके बारे में? रेट क्या होते हैं? देखिए हमें ना 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो आते हैं वो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, यह भारतीय संविधान के, याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 3 में आते हैं, मतलब भाग 3 में आते हैं, भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगर इन मौलिक अधिकारों का खनन होता है, अगर इन मौलिक अधिकारों का वायलेशन होता है तो उसके लिए रिट दिए गए हैं। रिट टोटल 5 प्रकार के होते हैं, 5 तरह के रिट होते हैं जो आर्टिकल 32 में डिफाइंड है। ठीक है, तो 5 प्रकार के रिट हैं कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का खनन होता है तो वो इन रिट्स को जारी कर सकता है। अब वो क्या होता है, देखिए ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि अगर कोई हमें अगर किसी ने गिरफ्तार किया तो उसे उसका रीज़न बताना पड़ेगा कि गिरफ्तारी क्यों करी है। ठीक है, बिना रीज़न बताए वो हमें हिरासत में नहीं ले सकते। तो आर्टिकल 32 जो आता है, आर्टिकल 32 में 5 प्रकार के, एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि आप इसे हैबियस कॉर्पस के नाम से भी जानते हैं। एक होता है सर्शियोरी, एक होता है सर्शियोरी,
एक होता है क्यू वारंटो, बस मैं यहाँ पे आपको नाम बता रही हूँ ताकि आपको एक होता है प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, और एक होता है मैंडामस। तो ये कुछ रेट दिए गए हैं आपको, मतलब इस तरह के आपको कुछ रेट दिए जाते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, सर्श्योरी, क्यू वारंटो, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस। तो इस तरीके के बेसिकली रेट दिए गए हैं। सो वेल आई होप गाइस कि आपको मेरी बात डेफिनेटली समझ आ गई है और क्लियरली समझ आ गई होगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट उसमें जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए वेल ये सारी चीज़ें डेफिनेटली हो गई हैं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, एनी क्वेश्चंस एंड डाउट्स, सो प्लीज़ टेल मी गाइस कि मैम नहीं समझ आया, डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर पूछ लें कि मैम डाउट आया है, हमें समझ नहीं आया, ठीक है, क्लियर कर दीजिए, या जो भी है आप जल्दी से पूछ लीजिए गाइस, किसी को कोई दिक्कत या परेशानी हो रही है तो। फाइन गाइस, तो चलिए सभी को ये समझ आ गया होगा, जहाँ तक है क्लियरली समझ आ गया होगा। तो गाइस वेल उम्मीद पूरी है कि आपको क्लियर समझ आ गया है। पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि द प्रेशर ग्रुप आर, दबाव समूह क्या होता है? तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, मॉरल ऑर्गेनाइजेशन, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल कलेक्टर। प्रेशर दबाव होता है सार्वभौमिक चरित्र के संगठन, ठीक है। तो सार्वभौमिक चरित्र के जो भी संगठन होते हैं वो प्रेशर ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। अगला सवाल आता है, व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन द वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पहली वाटर कंजर्वेशन पर, ठीक है, याद रखिएगा, वाटर कंजर्वेशन पर यानी कि जल संरक्षण और प्रबंधन पर पहली संसदीय मंच कब गठित करी गई थी, ठीक है। वाटर इसके ऊपर पहली मंच कब गठित करी गई थी? तो आपके ऑप्शंस, पहले आपका ऑप्शन आता है 1950 में, 1950 में, 2005 में, 1970 में, या 1985 में। तो वाटर कंजर्वेशन जो करी गई थी वो कब करी गई थी, ये पूछा गया है सवाल। When was the first parliamentary forum on water conservation and management constituted? ओके गाइस, तो कब कॉन्स्टिट्यूट करी गई है? 2005 में इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया। अगला क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ कॉन्स्टिट्यूटेड? युवाओं पर पहला संसदीय मंच कब रखा गया, मतलब युवाओं के लिए पहला संसदीय मंच कब गठित किया गया था? 2010 में, 2008 में, 2006 में, 1985 में। तो ये 2006 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंजेस कॉन्स्टिट्यूटेड? ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर पहला संसदीय मंच कब गठित किया गया था? मतलब ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर पहला संसदीय मंच कब गठित किया गया? तो आपके ऑप्शन है 2005 में किया गया, 2006 में, 2007 में, 2008 में। तो ये जो किया गया था 2008 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट? क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड? ठीक है, तो ये कब करी गई थी? आपदा प्रबंधन पर पहला संसदीय मंच कब गठित किया गया? 2011 में, 2010 में, 2009 में, 2008 में। तो ये किया गया था 2011 में, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड पहला जो मंच तैयार किया गया वो 2011 में। अगला क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूटेड? बच्चों पर पहला जो वो किया गया था वो कब किया गया था? फॉर द चिल्ड्रंस, ठीक है। तो वो बेसिकली पहला पार्लियामेंट्री फोरम ऑर्गेनाइज करा, मतलब कब किया गया था? इन इंडिया, ठीक है। तो व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चिल्ड्रंस कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया? तो ये कब किया गया था?
2006, 2007, 8, 9, तो ये इंडिया में करा गया था 2009 में। और अगर बात करें वर्ल्ड की तो 2002 में ही कर दिया गया था। अगला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 5th शेड्यूल या प्रायम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रस्तावना। तो धर्मनिरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में प्रस्तावना में। तो करेक्ट आंसर है प्रस्तावना। फंडामेंटल राइट्स संविधान के भाग 3 में आते हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इन्हें डिफाइन किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल संविधान के भाग 4 में आते हैं, ठीक है, भाग 4 में आते हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर, याद रखिएगा, अनुच्छेद 36 से लेकर इन्हें 51 तक डिफाइन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं, याद रखिएगा, मिनी संविधान भी कहते हैं। 42वें संविधान में अखंडता, ठीक है, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, और एक और वर्ड जोड़ा गया था समाजवादी। 3 शब्दों को भारतीय प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आता है द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, यूएसए से, साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से। तो ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया है। अगला सवाल आता है इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द रियल पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन। राज्य के सरकार के सदस्य स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति में होती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश में होती हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट में होती हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट में होती हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो शायद आपको सभी चीज़ें समझ आ गई होंगी, सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी एनी क्वेश्चन एंड डाउट सो प्लीज़ टेल मी कि मैम नहीं समझ आया, दोबारा बता दीजिए वगैरह वगैरह। अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट एज द प्रायम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड। निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 44 अमेंडमेंट एक्ट में के द्वारा, 42th अमेंडमेंट एक्ट, 56th अमेंडमेंट एक्ट, इट हैज़ बीन नेवर अमेंडेड। इसे आज तक कभी भी संशोधित नहीं किया गया है। तो 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसे संशोधित किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था, याद रखिएगा, संविधान में मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। और मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? जैसे कि संविधान के भाग 4A में आते हैं, अनुच्छेद 51A में डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल आता है सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रायम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन विच केस। सुप्रीम कोर्ट ने कौन से मामले में ये कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरूबरी यूनियन केस में, यूनानियन कृष्णन केस में, मिनार मिल्स और यूनियन केस में, या सुनील बत्रा और दिल्ली गवर्नमेंट। तो बेरूबरी केस में ये जजमेंट आई थी, याद रखिएगा, कौन से केस में? बेरूबरी केस में ये जजमेंट आई थी। सो वेल आई होप गाइस कि आपको ये सारी चीज़ें डेफिनेटली क्लियर हो गई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो दोस्तों अभी भी किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन एंड क्वायरीज है तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी हम बताएंगे, ठीक है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम वैसे हो नहीं सकती है जहाँ तक उम्मीद है मेरी, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग आपको उसे करेक्ट करा देंगे। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए गाइस कि एनी क्वेश्चन एंड क्वेरीज एंड डाउट्स, सो प्लीज़ टेल मी कि मैम नहीं समझ आया या दोबारा बता दीजिए, व्हाटएवर, तो आप पूछ सकते हैं। ओके गाइस, यू आर वेरी फ्री हैं आप लोग ये सब पूछने के लिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच विथ लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। अगली क्लास में आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आप अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करें, आज एक अच्छा बेहतर पेपर दें। थैंक यू सो मच गाइस।